क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग ट्राई करो। मेरा हैंड्स भी देखना। होगा उधर ही। हो गया कंप्लीट? कुछ ट्राई किया? Mr. R hold 1000 share in Star Minas Limited, an unlisted company acquired in the year 2001-2 at a cost of rupees 75,000. Acquired in 1-2, matlab after 1401. So this 75,000 will be treated as COA. He has been offered right share by the company in the month of August 19 at rupees 160 per share in the ratio of 2 for every 5 held. Share held 5. तो कितना राइट शेयर मिलेगा? 2 शेयर का। एट प्रेजेंट उसके पास 1000 शेयर है। So 1000 into 2 divided by 5. 400 शेयर्स का राइट मिला है। He retained 50% of the right. रिटेन मतलब परचेज कर लिया।
and renounce the balance right in favor of Mr. Q. Balance renounce कर दिया for 30 per share in September 2019. So 200 shares into 30. 6,000 will be full value of consideration. माइनस कोई भी खर्चा नहीं है, तो 6,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ये तो सिंपल आ गया रिनाउंस वाले का इनकम. फिर आगे बोला ऑल द शेयर्स आर सोल्ड बाय मिस्टर आर. ऑल द शेयर्स आर सोल्ड बाय मिस्टर आर. तो आर के पास पहले से 1000 शेयर्स था, बाद में अभी इसने 200 शेयर परचेज किया. सो टोटल 1200 शेयर्स बेचा. बट कब बेचा वो देखो, फॉर ₹300 ऑन January 20. तो जो ओरिजिनल शेयर था वो 12 का था, उसे बेचा 20 में, और कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, तो नोट नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बिकॉज नोट नंबर 1 इज एप्लीकेबल ओनली इफ द शेयर्स आर सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. तो यहाँ पर नोट 1 अप्लाई नहीं होगा, तो डायरेक्टली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा यहाँ पर पहला 1000 शेयर का. और ये जो 200 शेयर खरीदा ना, इस 200 शेयर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा. और जो रिनाउंस किया उसका तो गेन आ गया ऑलरेडी. मतलब 3 कंप्यूटेशन, ओरिजिनल शेयर लॉन्ग टर्म, जो 200 शेयर खरीदा और फिर बेचा उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो 200 शेयर रिनाउंस किया वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. आगे दिया है मिस्टर क्यू सेल्स हिज शेयर इन December 19 at 280 पर शेयर. अब मिस्टर क्यू कौन है? जिसने हमसे 200 शेयर खरीदा था, उसने ये शेयर 280 में बेच दिया. What are the capital gain taxable in the hands of Mr. R and Mr. Q? दोनों की बुक में प्रेजेंटेशन पूछा है, तो आर की बुक में 3 कंप्यूटेशन होगा. ओरिजिनल शेयर, उसका लॉन्ग टर्म, राइट शेयर जो खरीदा और फिर बेचा उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और राइट शेयर रिनाउंस किया. ये मिस्टर आर की बुक में 3 प्रेजेंटेशन. ऐसे मिस्टर क्यू, उसके बुक में एक ही प्रेजेंटेशन, जो राइट 200 शेयर खरीदा, बाद में उसे उसने बेचा 280 में, तो उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा. पहले ये क्वेश्चन समझा सबको फटाफट? क्वेश्चन समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? रिप्लाई तो करो रे बाबा. चलो फिर फटाफट कंपटीशन करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. फर्स्ट, ओरिजिनल शेयर. ओरिजिनल शेयर, ओरिजिनली उसके पास 1000 शेयर्स थे, जो किस रेट से बेचे उसने? किस रेट से बेचा? माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस,
Indexed cost of acquisition. ये 1000 शेयर उसने अनलिस्टेड का 75,000 में एक्वायर किया था. 75,000 into 289 upon 100. 75,000 to 289 upon 100. 0102 में खरीदा था ना सर्वेश? कौन से ईयर में खरीदा था? तो 0102 का इंडेक्स 100 है. वर्किंग नोट. शेयर हेल्ड राइट शेयर. 5 शेयर होगा तो 2 शेयर मिलेगा. तो 1000 शेयर्स पर 400 शेयर्स. जो परचेज हुआ 50%, किस रेट से परचेज किया? राइट शेयर कितने में ऑफर किया था? 160 रुपीज. 160 रुपीज. 200 into 160. 200 into 160 amount 32,000. ये आपका सीओए बन जाएगा. और जो 200 शेयर रिनाउंस किया वो 30 रुपीज में रिनाउंस किया. 6,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. चलो अब कंपटीशन कैपिटल गेन करेंगे. जो 200 राइट शेयर खरीदा था उसने वो भी बेच दिया. कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 200 शेयर उसने 300 रुपए के रेट से बेचा. बेचते वक्त कुछ ट्रांसफर एक्सपेंस हुआ नहीं. नेट कंसीडरेशन 60,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. वर्किंग नोट 32,000. सटक जी 28,000. ये पूरा प्रेजेंटेशन अभी हमने एक्स की बुक में सॉरी आर की बुक में किया है. और की बुक और किसकी बुक में हमें कंपटीशन करना है? क्यों?
computation of capital gain. फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, इसने 200 शेयर क्यू ने किस प्राइस पर बेचा? 280, 200 इंटू 280, 200 इंटू 280, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं दिया है, नेट कंसीडरेशन 56,000 माइनस, इसके लिए भी शॉर्ट टर्म ही होगा। चलो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना ही आपको सोचना है। वेरी गुड। 200 shares into 190, that is 160 plus 30. चलो अब आते नेक्स्ट केस नंबर 5, प्रॉब्लम्स ऑन डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन, अब डिस्ट्रक्शन क्या है? प्रॉब्लम्स ऑन डिस्ट्रक्शन, समझो अर्थक्वेक वगैरह आया, अर्थक्वेक, सुनामी, और अभी जस्ट आया था ना, क्या नाम था, कोलकाता में भी आया था, मुंबई में भी आया था, हाँ निसर्ग, हाँ एम्फान, साइक्लोन, ये सब जो भी नेचुरल कैलामिटीज आती है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो क्वेश्चन है इस डिस्ट्रक्शन में कैपिटल गेन आएगा क्या? डिस्ट्रक्शन में कैपिटल गेन आएगा क्या? नहीं आना चाहिए, डिस्ट्रक्शन पर कैपिटल गेन नहीं आना चाहिए। So normally capital gain is calculated when capital assets is transferred, but as per section 45(1)(a), as per section 45(1)(a), capital gain will be calculated if destruction took place due to NERFE. NERFE का फुल फॉर्म नेचुरल कैलेमिटीज, रायट्स, फायर एक्सप्लोजन, एनिमी अटैक. Capital gain will be calculated in the year in which destruction took place. Sorry, capital gain will be calculated in the year in which insurance claim is received. Capital gain will be calculated in the year in which insurance claim is received. And NERFE का full form natural calamities, riots, fire explosion, enemy attack. यहाँ पर गवर्नमेंट का ये मानना है आपका इंटेंशन इनकम कमाना नहीं है, बट आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा तो इनडायरेक्टली आप इनकम कमाओगे, हेंस कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा जिस साल आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो डेफिनेटली कैपिटल गेन नहीं आएगा। कैपिटल गेन विल बी कैलकुलेटेड इन द ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। राइट डाउन, हेडिंग दो, केस 5। एग्जाम में इतना आता नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बाई चांस आ गया तो तुमको करने आना चाहिए।
राइट डाउन केस 5। हम इस पर ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करेंगे, फटाफट नोट लिखो और इससे जुड़ा हुआ एक सम सॉल्व करेंगे। नरफे का फुल फॉर्म नेचुरल कैलेमिटीज, रायट्स, फायर एक्सप्लोजन, एनिमी अटैक। नेचुरल कैलेमिटीज, रायट्स, फायर एक्सप्लोजन, एनिमी अटैक। सर सेंटेंस में कैपिटल गेन विल बी कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस ड्यू टू नाफ्रा, ऐसा है कि विल नॉट बी कैलकुलेटेड? But as per section 45(1), capital gain will be calculated if destruction took place due to नरफे। अगर डिस्ट्रक्शन नरफे की वजह से हुआ होगा तो ही कैपिटल गेन आएगा, अदरवाइज कैपिटल गेन नहीं आएगा। एग्जाम में इस पर जनरली इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो इसके लिए मैं ये थियरी करा दे रहा हूं, बट इस पर ज्यादा अपने को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, कैपिटल गेन आएगा जिस साल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा। केस 1 to 4 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद जितने भी अब केस कराऊंगा ना, दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट सिंस दे आर पार्ट ऑफ सिलेबस तो हम पढ़ लेंगे। लिख लिया सबने? नहीं सर, एक मिनट। एफ से फायर एक्सप्लोजन बच्चा, यश फायर एक्सप्लोजन। ई फॉर एनिमी अटैक। ओके सर। The capital gain will be calculated in the year in which insurance claim is received. FUOC is equal to amount of insurance claim received. सर आर क्या था? Riots, RITOS. Riots. Question number 26, homework.
25 homework, 26, 25 homework, 22 homework, 22, 25, 26 homework. Question number 10. Mr. X purchased the house on 1st July 2006 for rupees 2 lakh. COA. The house was destroyed due to fire during 14-15. तो 14-15 में डिस्ट्रक्शन हुआ, इट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर, बट कैपिटल गेन अभी नहीं आएगा. कैपिटल गेन हम उस साल कंप्यूट करेंगे जिस साल हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा. एंड द इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 12 लाख वाज रिसीव्ड ऑन 5th June 19. तो आपको प्रीवियस ईयर 19-20 में मिला है, तो आप कैपिटल गेन 19-20 में कंप्यूट करोगे. चलो कंप्यूटेशन करो. सर इसका आईसीओ करंट ईयर इंडेक्स नहीं आएगा ना सर? 14-15 का इंडेक्स आएगा ना? करना 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 तू कंप्यूटेशन कर, फिर बताता हूँ. चलो अब उस क्वेश्चन में जब इंडेक्स लोगे ना बच्चा लोग, ऊपर 289 नहीं लेंगे, ऊपर जिस साल डिस्ट्रक्शन हुआ दैट इज 14-15, डिस्ट्रक्शन 14-15 में हुआ है तो इंडेक्स 14-15 का लोगे. उस समय डिस्ट्रक्शन देखो 14-15 में हुआ है. ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो यहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर 19-20 में नहीं हुई है, प्रॉपर्टी तो 14-15 में ही ट्रांसफर हो गई, मतलब डिस्ट्रक्शन हो चुका है. हेंस कैपिटल गेन निकालते वक्त 2 लाख इंटू 14-15 का इंडेक्स कितना है? 240.
ऊपर रेड पेन से 240 अपॉन 0606 122 इतना ही आ रहा है 8,06,557। हाँ सर। क्या बात है, मतलब मेजॉरिटी लोगों ने दिमाग से किया है, वेरी गुड। चलो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, केस नंबर 6, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। प्रॉब्लम्स ऑन सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। बच्चा लोग, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड एसेट्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इनटैंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, हम इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जनरेट करने के लिए कोई भी पर्सन कॉस्ट इनकर नहीं करता है अपने आप। जब आप कोई अपना काम अच्छे से करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका मार्केट में एक रेपुटेशन बन जाता है, आपके बिजनेस का नाम हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, बिजनेस करने के कुछ साल बाद अपना नाम बेच देते हैं, गुडविल बेच देते हैं, पेटेंट्स बेच देते हैं, कॉपीराइट्स बेच देते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए, सिंस इट इज सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी सेलिंग प्राइस। ट्रांसफर एक्सपेंस जो होगा वो ले लेना, it will give you net consideration minus cost of acquisition will be nil. Why cost of acquisition nil? Because it is your self generated assets. इसके लिए आपने कोई कॉस्ट इनकर नहीं किया, ये तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है बाय डिफॉल्ट। जब आप लोग अच्छा काम करते हो, फॉर एग्जांपल धर्मेश सर बाय डिफॉल्ट इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो आज उनका मार्केट में एक नाम है, रेपुटेशन है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा कॉस्ट इनकर नहीं किया है, वो बाय डिफॉल्ट अपना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज उनका मार्केट में नाम है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन nil, and the gain will be always considered as long term capital gain. Gain will be always considered as long term capital gain. तो सिंपल, अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स आएगा ना तो सीओए नील कर देना, सीओए नील कर देना, और गेन में ऑलवेज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख कर आना। लेकिन मान लो हमने किसी का गुडविल परचेज किया, और 1-2 साल बाद फिर हमने ये गुडविल बेच दिया, तो अब कैपिटल गेन निकालते वक्त कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज प्राइस हो जाएगा, और गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने ये गुडविल खुद का नहीं बेचा, परचेज्ड गुडविल बेचा, परचेज्ड गुडविल बेचा। तो परचेज्ड गुडविल बेचा तो अब तक जैसे कंप्यूटेशन था बेटा वैसे ही किया जाएगा, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेचा तो आपको याद रखना है सीओए नील, एंड गेन विल बी ऑलवेज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गेन विल बी ऑलवेज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें ऑलवेज याद रखना, अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन होगा, गुडविल ऑफ प्रोफेशन, गुडविल ऑफ प्रोफेशन, तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। गुडविल अगर किसी ने अपने बिजनेस का बेचा तो कैपिटल गेन आएगा, लेकिन गुडविल प्रोफेशन का बेचा तो कैपिटल गेन नहीं आता। क्यों सर? प्रोफेशन का गुडविल कोई बेच ही नहीं सकता। प्रोफेशन का गुडविल मतलब, देखो अगर मैं मेरा किसी को गुडविल बेचूं, मेरा गुडविल, मेरा नाम, तो देखो जब तक मैं खुद वहां पर प्रेजेंट नहीं रहूंगा, फिजिकली मैं प्रेजेंट नहीं रहूंगा, तो मेरे नाम का वो यूज कर ही नहीं पाएगा। अगर कोई मेरे नाम से बच्चों को एडमिशन दे रहा है तो बाय डिफॉल्ट मुझे वहां पर खड़े रहना पड़ेगा, तो मैं मेरा रेपुटेशन कैसे बेच सकता हूँ? लेकिन जेके शाह ने अगर अपना गुडविल बेचा तो जेके शाह बिजनेस का नाम बन गया एक, तो उसने अगर अपना नाम बेचा तो यस उसको गुडविल का पैसा मिलेगा, क्योंकि जेके शाह के अंदर कुछ जेके शाह सर नहीं पढ़ाते, जेके शाह तो एक क्लासेस का नाम बन गया, ब्रांड बन गया है। तो लोग बाय डिफॉल्ट ये नहीं देखते कौन वहां पर पढ़ा रहा है, जेके शाह क्लासेस है ये सोचकर एडमिशन ले लेते हैं। सो गुडविल ऑफ बिजनेस बिकता है, बट गुडविल ऑफ प्रोफेशन बिकता नहीं है। बट फिर भी अगर क्वेश्चन ऐसा बना दिया जिसमें किसी ने गुडविल ऑफ प्रोफेशन बेचा, ऐसा दिया है, तो आप नोट लिख कर आ जाना, ऑन ट्रांसफर ऑफ गुडविल ऑफ प्रोफेशन कैपिटल गेन इज नॉट कैलकुलेटेड। राइट डाउन, फटाफट कॉपी करो। ये भी एग्जाम में इतना आता नहीं, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, फटाफट कॉपी कर लो। हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी।
रूट परमिट बच्चा लोग, रूट परमिट एक ऐसी चीज होती है, गवर्नमेंट ना बहुत सारे रोड्स डेवलप करती है और वो रोड बनाने के बाद इंडस्ट्रीज को दे देती है भाड़े पर। वो रोड को मेंटेन करने का काम अब इंडस्ट्री का होता है, कंपनी का होता है। वहां पर आप और मुझ जैसे नॉर्मल पर्सन की व्हीकल आ जा नहीं सकती। उस रूट पर उस रूट पर आने जाने की परमिट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कंपनी को दी है। रूट परमिट ऐसे टेनेंसी राइट, जब किसी को घर देते हो ना भाड़े पर, 10 साल 12 साल 15 साल से वो घर में रह रहा है, तो उसको उस घर में रहने का राइट मिल जाता है एज अ टेनेंसी राइट। तीन सब मैंने होमवर्क दिया। हाँ बच्चा लोग, सीपीटी बैच में बिजनेस टॉपिक नहीं हुआ है ना अब तक? तो अभी आगे के दो नोट ऐसे हैं, केस नंबर 7 और केस नंबर 8, विच आर रिलेटेड टू। हाँ, ये सब कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसके लिए तो करा दे रहा हूं कि बाय चांस क्वेश्चन आ गया छोटा सा या एमसीक्यू आ गया तो नॉलेज होना चाहिए। बाकी अदरवाइज केस 5 केस 6 आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसके बाद मुझे केस 7 केस 8 दो केस और कराने हैं, बट द केसेस विच आर पेंडिंग दे आर रिलेटेड टू बिजनेस टॉपिक। सो एट प्रेजेंट मैं वो केसेस नहीं करा सकता। तो अभी इससे जुड़ा हुआ सेल्फ जनरेटेड एसेट से जुड़ा हुआ एक सम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आप क्या करना, 5-6 पेज छोड़ देना, 5-6 साइड्स फॉर रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड थियरी ऑफ कैपिटल गेन। ये लिखकर हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 11 करो खुद से।
हाँ, दोनों का अलग अलग कंपटीशन होगा। परचेज है ना बेटा गुडविल, तो आईसीओए लेंगे ना बेटा। पहले में बच्चा लोग 30 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट होगा 7 लाख इंटू 289 अपॉन 67 का इंडेक्स, तो आप लोगों के हिसाब से आ रहा है 13,41,803। और टेनेंसी राइट में तो सिंपल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 9 लाख। फिर भी किसी को डाउट है तो पूछो फटाफट। सर टेनेंसी राइट मींस? टेनेंट होने का राइट, जब कोई लगातार एक ही घर में 10-12 साल रहता है ना, तो उसे उस घर में ऐसा टेनेंट होने का राइट मिल जाता है एज पर टेनेंसी एक्ट। मतलब सर वो भाड़े पे रहेगा तो भी? वो भाड़े पर रह रहा है इसीलिए उसको टेनेंट होने का राइट मिला है कि अब उस घर का ओनर, समझो तुम हो, मैं टेनेंट हूं, 10 साल से मैं आपके घर में एज अ टेनेंट रह रहा हूं, तुम्हारे घर की देखरेख 10 साल से मैं कर रहा हूं, और 10 साल बाद तुम ऐसे ही मुझे निकाल दोगे, ये तो गलत है ना। तुम्हारे घर की देखरेख क्या, मुझे कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। 10 साल तक मैं तुम्हारे घर में था, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट टेनेंसी राइट प्रोवाइड कर देती है, उस घर में टेनेंट होने का राइट। तुमने पुरानी मूवीज वगैरह देखी होगी ना, कि पुराना जो टेनेंट जो काफी टाइम से एक ही घर में रहता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के पास टेनेंसी राइट आ जाता है। ओके सर।
प्रीतम उससे कुछ नहीं यार, अगर किसी ने समझो ना बोला कि नहीं मैं तेरा घर नहीं छोड़ूंगा, जिद पर बैठ गया कि नहीं नहीं छोड़ूंगा, तुम निकाल रहे हो उसको घर से बट वो नहीं निकल रहा है, तो तुमने उसको बोला कि तू निकल जा, चल मैं तेरे को 50,000 देता हूं, मेरा घर छोड़कर जा, तो तुम मुझे एज अ टेनेंसी राइट का पैसा दे रहे हो। लीगली अगर तुम उसको निकालोगे ना, तो लीगली निकालने में तुमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो लोग ऐसा करते हैं कि पेमेंट देकर उसको घर से निकाल देते हैं। इसलिए आज की तारीख में लोग क्या करते हैं, 1-2 साल का एग्रीमेंट बनाते हैं और फिर निकाल देते हैं। लॉन्ग पीरियड के लिए कोई किसी को टेनेंट रखता ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिव एट 6 sites. So we are starting with now new topic called as tax liability. Tax liability. How to compute tax. So for computation of tax, सबसे पहला हमें टोटल इनकम कंप्यूट करना होगा। तो हम पहले प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। फर्स्ट वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। कभी भी टैक्स लायबिलिटी पूछा है ना, तो सीधा टैक्स लायबिलिटी पर जंप नहीं करेंगे, हम पहले उसका टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे। टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए आपको आता है सैलरी, आपको आता है हाउस प्रॉपर्टी, आपको आता है, चलो बिजनेस अभी नहीं सीखा है बट कैपिटल गेन अभी आता है, अदर सोर्सेज आता है, पांचों हेड का टोटल कर सकते हैं, सेट ऑफ अभी आपको आता है, क्लबिंग आपको आता है, तो आप किसी भी पर्सन का आप जीटीआई निकाल सकते हो एक्सक्लूडिंग बिजनेस इनकम। इस जीटीआई में से डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 6 से, जो हम पढ़ चुके हैं। तो आपको फाइनल जो इनकम आता है दैट इज योर नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम, ऑन दिस नेट टैक्सेबल इनकम असेसी इज लायबल टू पे टैक्स। कितना टैक्स भरना है उसके लिए इस इनकम को डिवाइड करना होगा बच्चा। कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो डिपेंड करता है आपके इनकम में कितने टाइप की इनकम है। अगर आपके नेट टैक्सेबल इनकम में डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 बीबीडीए, बड़ा बड़ा डिविडेंड आया या बबड़ा कुछ भी बोलो, अगर वो इनकम है 10 लाख से ज्यादा, तो उस पर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, फ्लैट रेट 10%। मतलब 11 लाख का डिविडेंड मिला ना बच्चा लोग, तो उसमें 10 लाख तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, 10 लाख तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, 10 लाख के ऊपर का जो 1 लाख है उस 1 लाख पर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। तो उसका टैक्स अमाउंट, मतलब आपकी इनकम में अगर इंक्लूड है तो उसे अलग करो, अलग करके उस पर 10% से टैक्स अप्लाई करो। सिमिलर टू दैट, अगर आपके इनकम में लटक जी 112A इंक्लूड है, लटक जी 112A याद करो, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, शेयर्स ट्रांसफर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड, याद आ रहा है? याद आ रहा है? पहला 1 लाख एग्जेम्प्ट होगा और फिर 10%, तो वो इनकम अलग करो और उस पर भी टैक्स अप्लाई करो एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। म्यूट करो किसका, ये उसका टैक्स अमाउंट। सिमिलर टू दैट, सिमिलर टू दैट, अगर आपके इनकम में सटक जी 111 है तो उसे अलग करो। सटक जी 111 है, ये भी शेयर्स एंड सिक्योरिटी वाले में ही पढ़ाया था। शेयर्स आर सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एसटीटी इज पेड बट गेन इज शॉर्ट टर्म, तो 15% टैक्स, स्पेशल रेट से टैक्स लग रहा है इन सब पर, उसका टैक्स अमाउंट। सिमिलर टू दैट, लटक जी अलग करो, विनिंग अलग करो, फिर माइनस करो सारी इनकम में से, तो बैलेंस इनकम आ जाएगी। लटक जी पर बच्चा लोग स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 20%, विनिंग पर 30% और बैलेंस एनटीआई पर स्लैब रेट, स्लैब रेट डिटेल में हम पढ़ेंगे अंडर नोट 1। तो लटक जी पर 20% टैक्स निकालो, विनिंग पर 30% टैक्स निकालो और बैलेंस एनटीआई पर स्लैब रेट से टैक्स निकालो। स्लैब रेट क्या है तो हमने पढ़ा है ना, अप टू 2,50,000 एग्जेम्प्ट, अप टू 2,50,000 एग्जेम्प्ट, 250 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%,
10 लाख एंड अबव 30%, तो वो बैलेंस इनकम पर अप्लाई होगा। बैलेंस इनकम पर, बैलेंस मतलब अदर देन डिविडेंड 115 बीबीडीए, लटक जी 112A, सटक जी 111A, लटक जी विनिंग, ये सब पहले अपनी इनकम में से एक्सक्लूड कर दो। फिर जो बची हुई इनकम होगी ना, उस पर स्लैब रेट अप्लाई करो। फिर क्या करेंगे मालूम है, सारे टैक्सेस का टोटल ले लिया जाता है। सारे टैक्सेस के टोटल को हम बोलेंगे टैक्स ऑन अबव इनकम। इसमें से माइनस होता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अंडर नोट 2। फिर बच्चा लोग इस पे ऐड होता है सरचार्ज। कब सरचार्ज ऐड होता है डिटेल में पढ़ेंगे। इफ सर्टेन कंडीशन ऑफ नोट 3 सेटिस्फाइड। हर्षद अगर लटक जी में इंडेक्स नहीं लिया तो यस उसका 10% ले लेते हैं, बट जनरली लटक जी पर 20% लगता है। वो तो स्पेशल ट्रांजेक्शन था शेयर सिक्योरिटीज पर, उसके लिए ये बेनिफिट है। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस at the rate of 4% always। ये ऑलवेज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। इसमें से माइनस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड एडवांस टैक्स। टैक्स डिडक्टेड टीडीएस एंड एडवांस टैक्स, ये दोनों माइनस होता है। फिर जो आता है दैट इज योर टैक्स लायबिलिटी। ये टॉपिक का आपको आपके टैक्स की बुक में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इसका क्वेश्चंस में हर साल अमेंडमेंट होता है ना, अकॉर्डिंग टू दैट खुद जब सॉल्व कराता हूं तो डिक्टेट करके कराता हूं। तो हम टोटल इससे 14 सम सॉल्व करेंगे। 14 सम, सारे सम में डिक्टेट करूंगा और फिर सॉल्व कराऊंगा, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। सो दिस इज द फॉर्मेट। पहले टोटल इनकम करना कंप्यूट, फिर टोटल इनकम के इनकम को डिवाइड करना। उस टोटल इनकम में से अगर डिविडेंड 115 बीबीडी है तो उसे अलग करो, उस पर 10% रेट अप्लाई करो। लटक जी 112 है उसे अलग करो, उस पर 10% अप्लाई करो। सटक जी 111 है उसे अलग करो, उस पर 15% अप्लाई करो। लटक जी उस पर 20%, विनिंग है उस पर 30% और बैलेंस एनटीआई पर स्लैब रेट अप्लाई करो। फिर सारे टैक्सेस का टोटल ले लो, आ जाएगा टैक्स ऑन अबव इनकम। इसमें से माइनस होता है रिबेट इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ऑफ नोट 2, add surcharge if certain condition of note 3 is satisfied, add health and education says at the rate of 4% and then minus TDS or advance tax। चलो फटाफट कॉपी करो। पांच मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट कॉपी करो। सर एचयूएफ का स्टेप रेट सेम है नॉर्मल एसएस से? इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई सेम है। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई। ओके सर।
पता नहीं क्या नाम है, उसने क्वेश्चन पूछा है बीबीएफ पर ऑप्ट किया होगा तो हाँ, तो अगर वो बीबीएफ ऑप्ट किया है तो उसको 10% लगेगा, उसे भी अलग कर देना। नाम तो बराबर लिखो, FDGBG, KGF जैसा भी नाम रखा तो भी ठीक है, ये क्या फालतू नाम रखा है, क्या। सर एक मिनट स्क्रॉल ऊपर करो ना, मैं बुक लेने चला गया था, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हेलो सर।
Now slab rate. Slab rate individual HUF, AOP, BOI. AOP Association of Person, BOI Body of Individual. इन सब के लिए स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है. कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के लिए फ्लैट 30% टैक्स लगता है. हमारे लिए एग्जाम में कंपनी और पार्टनरशिप का सम तो आने वाला है नहीं, इसलिए हम फोकस करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल HUF पर, जिसका टैक्स रेट होता है स्लैब रेट. अप टू 2,50,000 एग्जेम्पशन मिलता है. लेकिन अगर असेसी सीनियर सिटीजन है, असेसी अगर सीनियर सिटीजन है तो उसे बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख का मिलता है. सीनियर सिटीजन मतलब ऐसे लोग जिनकी एज 60 इयर्स और उससे ज्यादा है एंड दे आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे लोगों को बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख का मिलता है. 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख एंड अबव 30%. 2,50,000 के बदले उनका एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया, सिंपल. लेकिन अगर असेसी वेरी सीनियर सिटीजन हुआ, वेरी सीनियर सिटीजन मतलब एज ऑफ 80 इयर्स एंड अबव, एज ऑफ 80 इयर्स एंड अबव, 60 साल से ऊपर है, 80 साल से कम है तो 3 लाख का एग्जेम्पशन होगा. उसे मैं बोलूंगा इंडियन बुढ़ा. इंडियन बुढ़ा क्यों? 2 कंडीशन है, रेसिडेंट होना चाहिए, बुढ़ा होना चाहिए, इंडियन बुढ़ा. और अगर एज 80 साल या उससे ज्यादा है एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो 5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, 5 लाख का. उसे मैं बोलूंगा इंडियन सुपर बुढ़ा. इंडियन सुपर बुढ़ा मतलब बुढ़ों की 2 कैटेगरी है, नॉर्मल इंडियन बुढ़ा या इंडियन सुपर बुढ़ा. इफ इंडियन बुढ़ा तो 3 लाख एग्जेम, इफ इंडियन सुपर बुढ़ा तो 5 लाख का एग्जेम्पशन. अप टू 5 लाख नो टैक्स, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख एंड अबव 30%. तो आपको 3 स्लैब रेट याद रखना है. पहला हम जैसे लोगों के लिए, दूसरा सीनियर सिटीजन के लिए और तीसरा वेरी सीनियर सिटीजन. कॉपी. Note number 1, tax on balance NTI.
AOP का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI का फुल फॉर्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अब ये स्लैब रेट में टैक्स का कंपटीशन होता कैसे है, तो इसको समझाता हूं मैं, समझो। अगर क्वेश्चन में बैलेंस एनटीआई 3 लाख आया, नॉट अ सीनियर सिटीजन, 3 लाख आया, तो आप क्या करना, पहला 2.5 लाख एग्जेम्प्ट कर देना, बचा हुआ 50,000 5% टैक्स 2,500। मतलब ऐसे लोग जो लोग 3 लाख कमाते हैं ना, उनका टैक्स अमाउंट होगा 2,500। मान लो किसी की इनकम 6 लाख हुई, तो 6 लाख हुई ना, तो बच्चा पहला 2.5 एग्जेम्प्ट, नेक्स्ट 2.5 लाख उस पर 5%, नेक्स्ट 2.5 कहां से आया, तो 2,50,000 से 5 लाख का गैप, 2,50,000 से 5 लाख का गैप, मतलब 2,50,000, इस पर 5%। अब 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक, इस 1 लाख पर 20%। सो टोटल टैक्स 32,500।
किसी को ये ऐसा नहीं समझा तो एक टाइमलाइन की तरह कर सकते हो। टाइमलाइन में 0 to 2.5 लाख एग्जेम्प्ट, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहां तक तो नील आ गया। ये 2.5 से 5 लाख का 5% 12,500 और 5 से 6 यहीं तक पहुंचे हैं, तो उस 1 लाख पर 20% 20,000। समझो इनकम 12 लाख है, इनकम 12 लाख है, तो फर्स्ट 2.5 एग्जेम्प्ट, नेक्स्ट 2.5 पर 5% 12,500। फिर बच्चा लोग 5 लाख से 10 लाख मतलब 5 लाख, उस पर 20%, और फिर 10 लाख के ऊपर जो आया ना बैलेंस 2 लाख, उस पर 30%। सो टोटल 170 to 500। किसको नहीं समझा तो पूछो, तो मैं वापस एक्सप्लेन करूं। ये टैक्स का कंपटीशन किसी को नहीं समझा तो पूछो। तो अभी एक काम करो, आप लास्ट पेज पर पेंसिल से सॉल्व करना, मैं कुछ अमाउंट दे रहा हूं, टैक्स लायबिलिटी निकालना है आपको। ट्राई करो 6 के 6 केसेस में। मैंने स्टडी टेबल देखा।
नहीं मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जाओ बेटा। रखना है मुझे। हाँ मैं देता हूँ ना, बाद में मैं देख लूँ ना आज। मैं इसको मैं भी पहला 4,50,000 कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो 4,50,000 में से पहला 250 एग्जाम, नेक्स्ट 2 लाख का 5%। 10,000 पहले केस में सबका 10,000 आया क्या? सेकेंड केस 7,90,000, 7,90,000 दिया है। इस 7,90,000 में एज दिया 70, बट ही इज अ नॉन रेसिडेंट। व्हेन ही इज अ नॉन रेसिडेंट तो बेसिक एग्जेम्पशन 250 का ही मिलेगा। तो इस 7,90,000 में से पहला 2.5 एग्जाम्ड, नेक्स्ट 2.5 का 5% 12,500, और नेक्स्ट 290 का 20% 38,000। कितना कितना आएगा? 2,90,000 का 20%, 58,000। केस 3 9,50,000, एज 50 ईयर, रेसिडेंट है, बट एज तो 60 से कम है ना, तो पहला 2.5 एग्जाम, नेक्स्ट 2.5 का 5% 12,500, और नेक्स्ट 4 लाख का 20% 80,000, 92,500। एनआरआई भी यस फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। इसके अंदर इंडिया वालों को एनआरआई को दोनों को 250 का एग्जेम्पशन मिलता है। देखा कुछ तो है पर मुझे देखा नेक्स्ट 13,10,000, इस 13,10,000 में से सिंस ही इज एज ऑफ 82 बट नॉन रेसिडेंट तो 250 का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। सो 13,10,000 में से पहला 2.5 एग्जाम, नेक्स्ट 2.5 का 5% 12,500, नेक्स्ट 5 लाख का 20% 1 लाख, और नेक्स्ट 3,10,000 का 30% 93,000। 93 प्लस 1 लाख 1,93,000 प्लस 12,500 तो 2,05,500। किसी को नहीं आया? 2,05,500 नहीं आया तो एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट 18 लाख बट एज 81 ईयर है। वी विल ऑलवेज अज्यूम ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब तक किसी को बोला नहीं है नॉन रेसिडेंट है, ऑलवेज अज्यूम करो ही इज अ रेसिडेंट। फर्स्ट 5 लाख एग्जाम, नेक्स्ट 5 लाख का 20% 1 लाख, नेक्स्ट 8 लाख का 30% 2,40,000। सो 2,40,000 प्लस 1 लाख 3,40,000, 3,40,000। लास्ट 7 लाख एज 60 ईयर, पहला 3 लाख एग्जाम, नेक्स्ट 2 लाख का 5% 10,000, और नेक्स्ट 2 लाख का 20% 40,000। तो 40 प्लस 10 50,000। किसी को भी कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछो। चलो देन नो डाउट। मोर देन 60 बोला तो भी लेंगे क्या? मोर देन 60 और मोर, वो वहां पर शायद थियरी में गलत लिखा है इसने। यस यस इट इज मोर देन 60 नहीं, 60 इयर्स एंड मोर। ये इसने थोड़ा गलत लिखा है, 60 इयर्स एंड मोर, 60 इयर्स एंड मोर। एग्जैक्ट 60 साल का कोई हो गया ना तो वो बुढ़ा बन गया, खत्म। चलो लीव 3 साइड्स,
Leave 3 sides for remaining theory. Leave 3 sides for remaining theory. निकाल ली। Write down question. Compute tax liability. ये सारे डिटेल्स दिए और हमें टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है मिस्टर एक्स का। फिलहाल मेरा इंटेंशन टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है, इसलिए ये सारे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दे दिए। एग्जाम में ये सारे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दिए होंगे, हमें पहले ये सब कंप्यूट करना पड़ेगा। साथ में सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, टोटल इनकम निकालेंगे। स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहला हेड वाइज प्रेजेंटेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी तो है नहीं। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस भी है नहीं। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लटक जी 1 लाख, लटक जी 112A 1,30,000, सटक जी 111A 50,000, टोटल 2,80,000। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें विनिंग इनकम। बच्चा लोग, हम इनकम कभी भी नेट अमाउंट से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमें इनकम ऑलवेज रिकॉर्ड करना होता है विद द ग्रॉस अमाउंट, विद द ग्रॉस अमाउंट। तो जब जब विनिंग का इनकम नेट अमाउंट दिया होगा, हम उसे ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे।
by using following formula: gross minus TDS is equal to net. Let the gross be 100, TDS raise 30, net 70. तो फिलहाल आपको नेट दिया है 70,000, so TDS amount will be 30,000, so gross amount will be 1 lakh. स्टेटमेंट में कभी भी हम नेट अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, स्टेटमेंट में हम ऑलवेज ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे. ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे. सो आउटर कॉलम में सीधा 1 लाख, फिर जो आएगा दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम. करो टोटल. प्रेजेंटेशन में कुछ डाउट है तो पूछ लेना. ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगा? 9,80,000 लेस डिडक्शन 50,000. So net taxable income 9,30,000. इतना प्रेजेंटेशन करने के बाद अब कंप्यूट करेंगे टैक्स लायबिलिटी. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. जो इनकम आपको इंक्लूड कर, मतलब आपको जो इनकम आपके क्वेश्चन में अलग रेट वाले हैं उसे अलग अलग करना पड़ेगा. आपके क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है तो उसे अलग करने की जरूरत ही नहीं, होता तो डिविडेंड अलग करता. यहां पर लटक जी है 112A वाला, उसे अलग करेंगे. सटक जी है 111A वाला, उसे अलग करेंगे. लटक जी है अलग करो, विनिंग है अलग करो, और बैलेंस एनटीआई अलग करो. यही इनकम को अलग अलग डिवाइड करना है बच्चा लोग. चलो मुझे बताओ अपनी इनकम में कितनी लटक जी 112A है? कितनी 112A वाली इनकम है? 112A, उसे अलग कर दो 1,30,000. 111A वाली कितनी इनकम है? चैट के थ्रू बताओ, मैं वेट कर रहा हूं तुम लोगों का. 50,000. लटक जी कितना है? लटक जी 1 लाख. विनिंग कितना है? 1 लाख. तो बच्चा लोग अब बैलेंस एनटीआई निकालो, माइनस करो. 9,30,000 माइनस 130 माइनस 50 माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख. $930 माइनस 130 माइनस 50 माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख.
तो कोई मुझे बता रहा है 5,50,000। बाद में लिखना जब मैं आपको लिखने को बोलूंगा। अब इस पर हमें टैक्स रेट अप्लाई करना है। इन केस ऑफ लटक जी 10%, 15%, 20%, 30%, स्लैब रेट। अब बच्चा लोग अगर आपको थियरी याद हो ना, मैंने लटक जी 112A में बोला था 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है, 1 लाख तक इनकम पर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से बच्चा लोग 1 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 1 लाख एग्जेम्प्ट, उस पर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू पे टैक्स ओनली ऑन 30,000। 30,000 का 10%, 3,000। किसको नहीं समझा पूछो। लटक जी 112A में गवर्नमेंट कहती है फर्स्ट 1 लाख एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर अमाउंट है तो 10% टैक्स लगेगा। सो 130 में से 1 लाख में से 1,30,000 में से 1 लाख हटा दिया, बचे हुए पर टैक्स लगा। बोलो एनी डाउट? कुछ तो रिप्लाई करो, यस नो। तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं? चलो 50,000 का 15%, 7,500। 1 लाख का 20%, 20,000। 1 लाख का 30%, 30,000। और 5,50,000 पर बच्चा लोग स्लैब रेट अप्लाई करना है। पहला 2.5 एग्जेम्प्ट। हीरा नहीं समझा? हीरा सर समझ गया। ओके। खामोश 2.5 लाख का 5% और 50,000 का 20%। तो 22,500। बच्चा लोग सारे टैक्सेस का टोटल ले लेंगे। टोटल लो सारे टैक्सेस का। 3,000 प्लस 7,500 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 22,500। 83,000। जब तक मैं रिबेट नहीं पढ़ाता हूं ना, आप ऐसा मानकर चलो रिबेट अप्लाई नहीं हो रहा है। जब मैं रिबेट की थियरी पढ़ाऊंगा तुमको समझ में आ जाएगा क्यों रिबेट नहीं दिया। फिलहाल ट्रस्ट मी। माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं है। एड सरचार्ज नहीं है। सो 83,000 इस पर एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 83,000 का 4% ऑलवेज। थ्री 3,2,0 टोटल करो। कितना आया? 86,320। अब बच्चा लोग इसमें से माइनस होगा टीडीएस। देखो हमने टीडीएस निकाला था ना विनिंग इनकम पर, ये 30,000 ये माइनस हो जाएगा। अब जो बच जाएगा उसे लिखेंगे टैक्स लायबिलिटी। मेरी जगह कंप्लीट हो गई, आप लिख लेना 56,320 इज अ टैक्स लायबिलिटी। कॉपी करो और कुछ डाउट है तो पूछो लिखते वक्त।
computation of tax liability. कैलकुलेशन में कोई भी डाउट है तो पूछना, सिर्फ कॉपी नहीं करना। सर सरचार्ज क्या होता है? ये सब मैं नोट 3 में बताऊंगा। ओके सर। फिलहाल मैंने 3 सेट छोड़ने को बोला है ना, वहां हाँ पर लिखेंगे बाद में। फिलहाल आज जितना पढ़ा उतना अच्छे से याद करो। आज मैंने आपको सिर्फ नोट 1 पढ़ाया, रिबेट नहीं पढ़ाया, नोट 2 सरचार्ज नहीं पढ़ाया, नोट 3 सब पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, ट्रस्ट मी। एक सम ना ऐसे ही टैक्स लायबिलिटी का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। विशाल, अगर फाइनल टैक्स लायबिलिटी मल्टीपल ऑफ 10 में नहीं आया तो उसे राउंड ऑफ करते मल्टीपल ऑफ 10 में। लेकिन अभी फिलहाल आपके सम में तो 56,320 मल्टीपल ऑफ 10 में आया, इसलिए राउंड ऑफ नहीं करेंगे। विशाल, इज इट क्लियर? चलो एक सम आपके लिए होमवर्क। Write down this question. यहां पर विनिंग नेट नहीं लिखा है। हाँ, तो नेट नहीं लिखा है मतलब पहले से ग्रॉस अमाउंट है। नेट नहीं लिखा है मतलब पहले से ग्रॉस अमाउंट है। Write down this question. For you, this sum is homework. ए हिटी प्रो, ये क्या है भाई? लॉकडाउन हट गया बच्चा लोग, बट घर से निकलना नहीं, क्योंकि अभी और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जितना हो सके उतना घर पे ही रहो, घर पर ही बैठकर पढ़ाई करो।
जिनका जिनका क्वेश्चन लिखकर हो गया वो जा सकते हैं, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।